हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 30 नवंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उस वीडियो को आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही अब तक की जितने भी पीडीएफ है हम सारी की सारी टेलीग्राम पर अपडेट कर चुके हैं, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी एप्लीकेशन भी है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका भी किसी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है या किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको 110% सटीक और एज इट इज क्वेश्चन कवर करवा पाएं। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। जीके करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितने से कितने तक आते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ये कौन सा अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली बना है। और ये क्वेश्चन 4 से 5 बार अब तक, इससे ज़्यादा ही बन चुका है, इससे कम अभी तक नहीं बना है। क्लियर है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक ही आता है। यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व है ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में देखने को मिलते हैं, और अनुच्छेद से 36 से 51 के बीच में ये हैं। देखिए, डीपीएसपी इनको हम बोल सकते हैं। तो डीपीएसपी जो है प्रकृति में गैर बाध्यकारी है, जिसका अर्थ होता है कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने के योग्य नहीं है। और ये जो सिद्धांत है इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य लोगों को आश्रय, भोजन, वस्त्र जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। क्लियर है? और यहाँ उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें नीतियाँ बनाने और कानून बनाते समय राज्यों को ध्यान में रखना चाहिए। संविधान में अनुच्छेद 51 राज्य की नीति का अंतिम निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है। सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ये भरतनाट्यम से जुड़ी है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है। हर दिन क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको जो एनालिसिस हमने ऑलरेडी करवा दिया है उन वीडियोस को देख कर जाइए, पीडीएफ से रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो संबंध है ये भरतनाट्यम नृत्य से है। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। और मद्रास जो कि अब चेन्नई है, इसमें कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी रुक्मणी देवी अरुणडेल ने की थी। रुक्मणी देवी जो अरुणडेल है यह थियोसॉफिस्ट थी, जो कि एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी, और उन्होंने मद्रास यानी कि चेन्नई में कला फाउंडेशन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन कब कब किया गया। देखिए, भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन है ये बेसिकली 3 बार हुआ है, 1949, 1949 में, 1966 और 1991 में। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949, 1949 में। और मुद्रा का 3 बार हुआ है, कब कब हुआ है, ये तीनों डेटे आप याद रखिएगा। देखिए, 1991 में जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, इसके बारे में बेसिकली आई थिंक आपका ये क्वेश्चन था। तो 1991 में भारत में अभी भी एक निश्चित विनिमय प्रणाली थी, जहां रुपए को प्रमुख व्यापारिक भागीदारियों की मुद्राओं की एक टोकरी के मूल्य से जोड़ा जाता था। 1991 के अंत में भारतीय रुपए का काफी अवमूल्यन किया गया था। भारत ने 1966 और 91 में अपने रुपए का अवमूल्यन किया। भारत सरकार द्वारा 1949, 1966 और 1991 में भारतीय रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। ऑप्शन में आपको 4 मिले थे, उनमें से आपको या तो उपरोक्त सभी होगा तो उस हिसाब से होगा, या फिर एक आपको मिला होगा। देखिए, वो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं ये जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोला जाता है, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3, और कुछ कृत्रिम रासायनिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये आती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में किस नदी के किनारे स्थित है, या आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आकस्मक प्रतिमा है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से इसको जाना जाता है, और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा ये है। गुजरात में नर्मदा घाटी जो केवड़िया कॉलोनी है, यहाँ पर यह स्थापित की गई है, और इसे भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर अपन फिट में देखें तो 597 फिट ये आती है, और यहाँ लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा निर्मित है। इस कंपनी ने इसको बनाया है। साधु बेट नामक एक द्वीप पर ये जो है बनाई गई प्रतिमा है, और इसका जो उद्घाटन किया है 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर साहब की कोई सी किताब पूछी थी, जातिवाद से रिलेटेड थी, तो इनकी यही किताब है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये किताब थी इनकी, यही ऑप्शन में आपको दे रखा था। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी किताब थी।
बाबा साहब अम्बेडकर भी इनको बेसिकली कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। संविधान सभा के प्रारूप समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पुस्तक को लिखने के पीछे मकसद जो था वो शोषित वर्ग के लोगों की ओर, उनको जो लोग थे उनको और ध्यान आकर्षित करना था और अस्पष्टता को दूर करने के उपायों को बेसिकली बताना था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता के नाम पर कोई सी किताब लिखी गई, वो आपसे पूछी गई थी। तो सही जवाब रहेगा ड्रीम्स फॉर माई फादर। ये जो किताब है अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनके पिता के नाम पर लिखी गई थी। तो बराक ओबामा ने अपनी पहली किताब ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर 1995 में लिखी थी और इसमें केन्या में उनके पिता और विस्तारित परिवार के जीवन का पता लगाकर उनकी द्विजाति पहचान की खोज की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो का वजन कितना होता है? तो महिलाओं के लिए जो होता है ये 600 ग्राम होता है और वहीं पुरुषों के लिए होता है 800 ग्राम। तो पुरुषों की सीनियर प्रतियोगिता में इस्तेमाल किए जाने वाले भाला जो होता है, जिसको जेवलिन थ्रो बोला जाता है, जेवलिन थ्रो, ये भाला होता है और भाला का जो पुरुषों के लिए भाला का वजन होता है 800 ग्राम होता है और महिलाओं के लिए होता है 600 ग्राम। लंबाई इसकी होती है पुरुषों के लिए 2.6 मीटर और 2.7 मीटर के बीच में होती है, 2.6 से 7 के मीटर के बीच में। वहीं याद रखिएगा स्पेशली ये क्वेश्चन आपका बना है, तो इससे पहले भी आपका बन सकता है। इसके अलावा कबड्डी में भी क्वेश्चन बन चुके हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने ओवर का अंतराल बीच में जो है टाइम रहता है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो वास्को डी गामा आपका सही जवाब रहेगा, जो कि 1498 में भारत आया था। पुर्तगाल से वास्को डी गामा नाम का एक विदेशी यात्री भारत आया था। वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल के एक रईस थे और इसका जन्म हुआ था 1460 में पुर्तगाल के साइन में। ईसाई धर्म के रक्षक थे ये। वास्को डी गामा यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजते हुए 1498 में भारत पहुंचा था। वे भारत में 2 बार आए थे और दूसरी बार उनकी यात्रा बहुत सफल मानी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भोजन बनाना कौन से काल से शुरू हुआ था? यानी कि भोजन जो बनाना शुरू हुआ था कौन से काल से शुरू हुआ था? अनादिकाल बोला जाता है कि अनादिकाल से भोजन को बनाना शुरू हुआ था। मनुष्य अनादिकाल से भोजन पका रहा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब प्राचीन व्यक्ति द्वारा गलती से आग लग गई और उससे कच्चा मांस भुन गया, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? सही जवाब रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखिए, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ईस्वी 380 से 412 तक शासन किया था। शकों को हराने के बाद उन्हें शाकाहारी कहा गया और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये डिटेल याद रखते चलिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो में कौन सा आकर मिला है। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है इसमें, यानी कि ये क्वेश्चन में कुछ गलती है, इसकी वजह से इसका आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आधा अधूरा ये क्वेश्चन है। तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआरी नदी कहाँ से संबंधित है? तो गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा में बहती है जुआरी नदी। देखिए, जुआरी जो नदी है ये भारत के गोवा राज्य में बहती है और ये गोवा की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। जुआरी नदी होने की वजह से इसे जुआरी नदी कहा जाता है और ये जो नदी है पश्चिम घाट के हेमद बारसम से निकलती है और इसे आंतरिक क्षेत्रों में अगनासिनी या अगनासिनी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना, इस तरह से क्वेश्चन था कि 2 दलों में पंचवर्षीय योजना गठित की गई थी। तो क्वेश्चन इस तरह से ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया? अब ये जो पंचवर्षीय योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजना थी। छठी पंचवर्षीय योजना वह योजना थी जिसे 2 बार लॉन्च किया गया। कैसे लॉन्च किया गया? एक जो थी पहली, इसको भारतीय जनता पार्टी यानी जनता पार्टी सरकार ने लॉन्च किया था और दूसरी जो थी, दूसरी बार इसको कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये छठी पंचवर्षीय योजना थी जिसे 2 बार लॉन्च किया गया था, एक बार जनता पार्टी सरकार ने, दूसरी बार कांग्रेस सरकार ने। और छठी पंचवर्षीय योजना जिसे जनता पार्टी सरकार ने 1978 से 1983 के वर्षों के लिए शुरू किया था, लेकिन पूरा करने में यह असमर्थ रही थी। इसके अलावा 1980 में शुरू की गई एक रोलिंग योजना के रूप में यह नामित की गई थी। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1977 से 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में कौन सी आय शामिल नहीं की जा सकती है या नहीं की जाती है? तो अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण जो पर ब्याज जो आय है, अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ये जो आय है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है। राष्ट्रीय आय में ये शामिल नहीं होती है। राष्ट्रीय आय का एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी भी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को परिभाषित इसमें करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण शब्द किससे संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। एग्जैक्ट ऑप्शंस तो हमें नहीं मिल पाए हैं, बट हमने जहां तक पॉसिबल है आपको आंसर देने की कोशिश की है। देखिए, निजी व्यक्तिगत गतिविधियों की एक सीमा पर सीमाओं को हटाने से है जो अक्सर अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। तो इसमें से ही आपका आंसर आई थिंक दिया होगा। जो भी ऑप्शन हो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, जितना भी आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल घोषित करना हो तो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपसे बना है। यानी कि एक राज्य का जो राज्यपाल है उसको किसी अदर स्टेट का भी एक्सटर्नल चार्ज अगर दिया जाए, है ना, कार्यभार दिया जाए दूसरे स्टेट का भी, तो वो किस अनुच्छेद के तहत उसको दिया जा सकता है? ये आपका अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 153।
किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान मिलता है। और ये जो प्रावधान है यह कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों में 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त करना वांछनीय हो सकता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है ये केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च का स्रोत किससे लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में कई सारे स्रोत हैं जो कि अलग अलग देशों से लिए गए हैं, तो ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिल पाए, इसमें भी थोड़ा बहुत एरर है, यानी कि ये भी आप हमें सही बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में बैडमिंटन में थॉमस कप कब जीता। तो भारत ने बैडमिंटन में थॉमस जो कप जीता ये 2022 में जीता, अभी लेटेस्ट का बैडमिंटन में थॉमस कप 15 मई 2022 को भारत ने जीता था। और यह पहला मौका था जब भारत ने थॉमस कप जीता था। भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया और इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन है। क्लियर है, तो इस 14 बार के चैंपियन को भारत ने इस साल हरा दिया 2022 में। अगला क्वेश्चन है तीजन बाई किससे संबंधित है। सही जवाब रहेगा पंडवानी से। देखिए तीजन बाई जो है ये पंडवानी लोकगीत से संबंधित है और यहाँ लोक गायन की एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन किया जाता है। इस कहानी के नायक दूसरे सबसे बड़े भाई भीम है और इसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में गाया जाता है। तो याद रखिएगा इन राज्यों में यह प्रचलित है तीजन बाई पंडवानी जो लोकगीत है इनका, और इनका संबंध हो जाएगा पंडवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हॉकी के खेल में कितने ओलंपिक पदक जीते हैं। सही जवाब रहेगा 11, यानी कि अभी तक आपसे पूछा गया है आई थिंक। भारत की टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 ये ओलंपिक हम आपको बता रहे हैं जिनमें भारत ने गोल्ड पदक जीता है। तो 1928, 32, 36, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने वर्ष 1960 में रोम ओलंपिक में एक रजत पदक जीता और उस वर्ष पाकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता था। तो कुल मिलाकर भारत ने अब तक 11 जो पदक है हॉकी में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब और कहां पर आयोजित किया गया था। सही जवाब रहेगा 1924 फ्रांस के सेमानिक्स में आयोजित हुआ था। पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल था। क्लियर है, 1924 में फ्रांस के सेमानिक्स में ये आयोजित किया गया था और इस आयोजन को पहला ओलंपिक विंटर गेम्स का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इसको प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है, यानी कि RRR जो मूवी है इसके नाटू नाटू जो सॉन्ग है गाना है इसको प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है। भारतीय फिल्म RRR के सुपर हिट गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। और इसके निर्देशक कौन है। तो SS राजामौली इसके निर्देशक है। क्लियर है, इसके अलावा ट्रैक की अगर अपन बात करें तो इस फिल्म का ट्रैक रचने वाला ट्रैक MM किरावनी द्वारा रचित है और गायक कौन है काल भैरव और राहुल शिल्पीकुंज। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेल लाइन कहां से कहां तक होकर जाती है। तो कोंकण रेल लाइन जो है ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर जाती है, जो लगभग 738 किलोमीटर लंबी है और यह महाराष्ट्र के उपनगरीय इलाकों में रोहा रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और दक्षिणी कर्नाटक के मैंगलोर के पास ठोकुर रेलवे स्टेशन पर जाकर समाप्त होती है। इसी तरह एक और KMS करके फिल्म थी, उसमें भी एक सॉन्ग था, आई थिंक यही होगा RRR या फिर उन्होंने अलग बताया है हमें, तो आप देख लीजिएगा अगर आया है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के किस शहर की जनसंख्या 90% से अधिक है। तो चीन के ये 4 शहर है, इनकी जनसंख्या 90% से अधिक है। च्योंग किम, संगाई, बीजिंग और चेंगदू, ये 4 शहर है। इनमें से जो भी ऑप्शन में मिला हुआ आई थिंक आपने क्लिक कर दिया होगा। चीन के कुछ शहरों की जनसंख्या 90% से ज़्यादा है, जैसे कि च्योंग किम, संगाई, बीजिंग और चेंगदू। क्लियर है, चीन के इन शहरों की कुल आबादी 20 मिलियन से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी से रिलेटेड कि महान्यायवादी के विषय में क्या सही है। कथन वाला ये क्वेश्चन था, कथन वाला क्वेश्चन का एग्जैक्ट ऑप्शन मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो भारत के महान्यायवादी की बात करें तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होने के साथ साथ देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। इसके अलावा मरेंगे तो वहां जाकर इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। ड्रीम्स फॉर माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। बराक ओबामा, याद रखिएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, सही जवाब रहेगा O3। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो ये एम्पियर होता है। क्लियर है, आज जितने भी क्वेश्चंस मिले हमने सारे के सारे आपको बता दिया। अगर कंप्यूटर में बात करें तो कट कॉपी पेस्ट से 3 क्वेश्चंस बेसिकली बने हैं। गाइस ये शॉर्टकट की से जो लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक दिन में 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं शॉर्टकट की से, और इजी पूछे जा रहे हैं कट कॉपी पेस्ट कंट्रोल प्लस सेव वाला। तो इन सभी को आप अच्छे से देख कर जाए, सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस वहां से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन बना है निम्नलिखित में से ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन आपका बन चुका है। इसके अलावा MS वर्ड और MS एक्सेल 365 से भी क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, इनको आप देखकर जाए। अगर अपन मैथ्स में बात करें तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस बना है, रेशियो से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस बना है, बेलन वाला शंकु वाला क्वेश्चंस बन रहा है जो कि आपका मेंसुरेशन में आता है 2D एंड 3D में। इसके अलावा परसेंटेज से क्वेश्चंस बना है, बोर्ड मास से क्वेश्चंस बना है और LCM SCF से भी आपका क्वेश्चंस पूछा गया है।
रीजनिंग में अगर अपन देखें तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बने, नंबर सीरीज आपकी पूछी गई, आकृति वाले क्वेश्चंस बने और 5 से भी क्वेश्चंस बने। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमने जितने भी टॉपिक हमारे पास में आए हैं, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में आए, सारे के सारे आपको विद आंसर बताने की कोशिश हमने की है। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी एग्जाम के पैटर्न को समझने में। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पता हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन हो जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।